हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। यह बिहार बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले बात होता है कि प्रकाश क्या है। सबसे पहले हम लोग प्रकाश क्या है चैप्टर को शुरू करते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखिए, हम लोग जानते हैं कि ये प्रकाश क्या होता है। कि प्रकाश क्या है, ये 10th में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है बिहार बोर्ड में कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की चेष्टा करते हैं या कोशिश करते हैं। जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की चेष्टा करते हैं। यानी हमें किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना जरूरी है। अगर प्रकाश ना हो तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो ये आपका बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर पूछता है कि प्रकाश क्या है। तो आप सीधे टिक लगा सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है और यह आपका 1 नंबर दे के जाएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग प्रकाश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिसके बारे में जान लेते हैं और क्या क्या प्रकाश से सवाल आ सकते हैं। तो एक आपका आ सकता है कि प्रकाश के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में अगर हम बात करें तो प्रकाश के बारे में पूछ लेता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यानी कि हम लोग बात करें तो ये जो प्रकाश होता है, प्रकाश जो होता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो होता है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ये इसका पहला तथ्य है। और भी तथ्य है कि प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग किसके रूप में? तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करती है, इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। जैसे साउंड को चलने के लिए माध्यम चाहिए, लेकिन प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती। यह निर्वात में भी गमन कर सकता है। यानी कि जहाँ पे कोई चीज ना हो, कोई भी कण ना हो, वहां भी गमन कर सकती है। जैसे अगर हम बात करें तो अगर इसकी गमन की बात आया तो ये चलती है, तो इसकी क्या कोई स्पीड होती है, क्या कोई चाल होती है? अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो देखिए, पेंसिल से चलिए दोस्तों, और आगे का फैक्ट का बात करते हैं। 2 फैक्ट हुआ कि प्रकाश क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है।
और दूसरा फैक्ट है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करती है। क्या प्रकाश की कोई चाल है? तो हाँ दोस्तों, प्रकाश की चाल है। प्रकाश की जो चाल होती है माध्यम में, अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल होती है। जैसे अगर हम निर्वात की बात करें, अगर हम निर्वात या वायु, निर्वात या वायु, दोस्त निर्वात और वायु में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बता दे कि जैसे मान लीजिए निर्वात का मतलब ऐसा जगह जहाँ पे कुछ भी ना हो, जहाँ तक कि हवा का भी कण मौजूद ना हो, वैसे जगह को निर्वात बोलते हैं। जैसे चंद्रमा, वहां पे हवा का भी कण मौजूद नहीं है तो वो निर्वात है, तो वहां भी प्रकाश गमन करती है। वायु का मतलब हवा, हवा में भी प्रकाश गमन करते हैं। तो वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड होता है, होता है। बोर्ड काम नहीं कर रहा, चलिए ठीक है। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस बात को याद रखना है, बिहार बोर्ड में जब भी पूछे जाते हैं तो यही पूछे जाते हैं। लेकिन क्या हम केवल बिहार बोर्ड के लिए इसे छोड़ दें? इसे और हम अगर डिटेल में जाना चाहे तो क्या हो, अगर इसे और थोड़ा सा कॉमन करके पूछ ले तो, अगर हम इसके बारे में बात करें तो गौर से देखिए, कभी कभी पूछ लेता है किलोमीटर में, यहाँ तो मीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ है, अगर किलोमीटर में बात करें तो ये हो जाता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर किलोमीटर में बात करें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। किस में? का निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर, अगर 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर किलोमीटर में बात करें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 10⁵, 3 × 10⁵, लेकिन यहाँ पे मीटर नहीं किलोमीटर प्रति सेकेंड लगाना होगा, तब जाकर के यह कई बार बिहार बोर्ड में इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए दे देता है। ये देता ही नहीं है, ये दे देता है और बच्चे को लगता है कि ऑप्शन ही गलत है। चलिए, और है तो क्या केवल इसमें ही प्रकाश की चाल होती है? क्या पानी में भी कोई प्रकाश की चाल होता है? तो गौर से देखिए, हवा में हो गया। अगर हम आगे बात करें तो गौर से देखिए, हवा के बाद आपका आता है पानी में प्रकाश की चाल। ये भी पूछता है कि अन्य अन्य माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है। चलिए गौर से देखिए, देखिए अगर हम बात करें पानी में, पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल, तो ये पानी में प्रकाश की चाल होती है 2 लाख, पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल आपका होता है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये याद रखना, ऐसे एग्जाम में पूछ लेता है कि वायु ना पूछ करके अगर आपसे पानी में पूछ ले कि पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर हम बात करें कांच की, कांच में, कांच यानी शीशा, कांच में प्रकाश की चाल ये होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये सब किलोमीटर में है, आप चाहे तो इसे मीटर प्रति सेकेंड में बदल सकते हैं। एक और होता है हीरा में प्रकाश की चाल, हीरा में प्रकाश की चाल, हीरा में प्रकाश की चाल ये आपका हो जाता है
1,24,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। देखिए दोस्तों, यहाँ से सवाल या तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि किसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है, वायु में कितनी होती है, या कांच में कितनी होती है, या पानी में कितनी होती है, या हीरा में कितनी होती है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे देखिए आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि निम्न में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। जैसे हम बॉक्स बना करके आपको समझा देते हैं, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो कंफ्यूजन ना हो। गौर से देखिए, इसको साफ कर लेते हैं बोर्ड को। ऊपर से साफ कर लेते हैं। चलिए गौर से देखिए, मान लीजिए कि एक यह बॉक्स है, एक और बॉक्स ले लेते हैं, 2, 3 और 4। यह जो बॉक्स है, इस बॉक्स को हम निर्वात मान ले, इसे हम वायु मान ले, ये वायु का बॉक्स है, इसे हम लोग पानी मान ले, इसे कांच मान ले, कांच को इधर एक और बॉक्स बना लेते हैं, इसे हम लोग कांच मान ले, और इसे हम लोग हीरा मान लेते हैं। तो गौर से देखिए निर्वात जो होता है वहां पे कुछ भी नहीं होता है। अगर कण की बात करें, वायु के कण या अन्य किसी कण की बात करें, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली है। लेकिन वायु में जैसे प्रवेश करते हैं तो कुछ कण होते हैं, छोटे छोटे वायु के कण, धूल कण, ये सब मौजूद होते हैं। लेकिन अगर पानी में बात करें तो पानी में बहुत सारे कण हो जाएंगे, पानी में बहुत सारा कण हो जाता है जो प्रकाश की चाल को, अगर कांच में बात करें तो पानी से बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत अधिक मात्रा में। अगर बात करें तो बहुत अधिक मात्रा में इसके कण हो जाएगा, बहुत अधिक मात्रा में कण हो जाएगा, बहुत ही अधिक मात्रा में। लेकिन अगर हीरा में बात करें तो कण ही कण है, इतनी ज्यादा कण है कि प्रकाश को तो जाने में ही बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए गौर से देखिए, इसमें बहुत सारा कण होगा, बहुत सारा कण, बहुत ही ज्यादा कण होता है, बहुत अधिक मात्रा में कण होता है। अब गौर से देखिए, यहाँ पे बॉक्स को देखिए, ये जो निर्वात है इसमें कोई कण ही नहीं है, तो प्रकाश को आने में कोई किसी कण से टकराना नहीं होगा। जब किसी कण से टकराना नहीं होगा तो प्रकाश की स्पीड कमेगी नहीं, एकदम स्पीड में जाएगी। इसलिए सबसे अधिक प्रकाश की चाल इसी में होती है। लेकिन जैसे ही निर्वात से वायु में प्रकाश प्रवेश करेगा तो वायु के कुछ कुछ कण होते हैं, वायु में ऑक्सीजन के कण होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के कण होंगे, धूल कण होंगे, जिससे टकराएगा। और जब प्रकाश किसी चीज से टकराएगा तो उसकी स्पीड कमेगी, उसकी स्पीड थोड़ा न थोड़ा स्लो होगा, जिसके कारण इसकी स्पीड निर्वात की तुलना में कम होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की तुलना में थोड़ा कम होती है, और बहुत ही कम होती है, जिसके कारण कई बार दोनों को एक ही मान लिया जाता है। इसलिए दोनों का प्रकाश की चाल लगभग लगभग हम लोग 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड मान के चलते हैं, बहुत ही कम होती है। लेकिन जैसे ही वायु से अगर पानी में प्रकाश प्रवेश करेगा तो इसकी स्पीड बहुत ही कम हो जाएगी। पानी से अगर शीशा में प्रकाश प्रवेश करेगा तो इसकी स्पीड पानी से भी कम हो जाएगी। अगर कांच से हीरा में प्रकाश प्रवेश करेगा तो इसकी स्पीड सबसे कम हो जाएगी। तो सवाल यहीं से बनता है कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल कहाँ होती है, निर्वात में। यदि ऑप्शन निर्वात न हो तो ऑप्शन वायु सही होगा। सवाल ऐसे भी बन सकता है कि सबसे कम प्रकाश की चाल कहाँ होती है, तो सबसे कम प्रकाश की चाल हीरा में होती है। कितनी होती है हम आपको बता दिए, पीछे चेक कर लीजिए। अगर हीरा ऑप्शन में ना हो तो कांच होगा। यहाँ से 1 नंबर का सवाल हर साल बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, गौर से देखिए। चलिए अगला सवाल है कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं या प्रदीप्त पिंड किसे कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु या प्रदीप्त पिंड यानी कि वैसा वस्तु
जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, जो प्रकाश उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? प्रकाश उत्पन्न करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। जैसे जैसे में यदि हम बात करें तो सूर्य, एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल ही पूछता है बिहार बोर्ड। कभी डिफिनेशन बहुत पहले पूछा करता था, अब नहीं पूछता है। जब भी पूछता है 1 नंबर में एग्जाम्पल पूछ लेता है कि बताइए निम्न से कौन प्रदीप्त वस्तु है, तो आपको 4 ऑप्शन है, उसमें से देखना है कि कौन से। जैसे सूर्य, सूर्य, तारा, सूर्य तारा, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती, और इसका एक और सबसे अच्छा उदाहरण है जुगनू, जो रात में आप लोगों को दिखाई देता है बढ़ते हुए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण, अभी हम आप लोगों को चित्र भी दिखा देते हैं। चलिए पहले अप्रदीप्त के बारे में देख लेते हैं। अप्रदीप्त क्या होता है? तो वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकता है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चंद्रमा, यानी कि चांद। वह खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, सूर्य के प्रकाश उस पर टकराते हैं और वहां से परावर्तन होकर पृथ्वी पर आते हैं, तब जाकर के हम चांद को देख पाते हैं। तो चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है। चंद्रमा की बात अगर बात करें तो मान लेते हैं पृथ्वी, पृथ्वी भी खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, पृथ्वी भी अप्रदीप्त वस्तु में आ जाएगा। टेबल, टेबल, उसके बाद बात करें तो पुस्तक, पुस्तक, टेबल के बाद आपका आ जाएगा पुस्तक। कई बार सीधे पूछ लेता है मोमबत्ती। देखिए मोमबत्ती अप्रदीप्त का उदाहरण है, जब तक कि उसमें जलता हुआ न लग जाए। जलता हुआ मोमबत्ती प्रदीप्त में आता है। सीधे अगर बल्ब पूछ ले कि बल्ब कौन वस्तु है, प्रदीप्त की अप्रदीप्त, तो बल्ब अप्रदीप्त है। जब जल रहा है तब वह प्रकाश उत्पन्न करता है, नहीं जल रहा है तो थोड़ी ना प्रकाश उत्पन्न करता है। इसलिए चलिए हम आपको चित्र दिखा देते हैं। यहाँ देखिए आप लोग, प्रदीप्त और अप्रदीप्त दोनों का चित्र है। देखिए इधर प्रदीप्त वस्तु का है और उधर अप्रदीप्त वस्तु का है। इस पे लिखा हुआ है, मिटा देते हैं। देखिए सूर्य, आग, टॉर्च, बल्ब, ये जुगनू, ये तारा, ये सब प्रदीप्त का उदाहरण है। अप्रदीप्त की बात करें, जैसे मान लीजिए पृथ्वी, छाता, कार, बॉल, ग्लास, टोपी, ये सब अप्रदीप्त का उदाहरण है। आप लोगों को याद रखना है, पूछेगा बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसके बाद टॉपिक आता है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी का। पारदर्शी की बात करें तो यहाँ से भी अब आजकल इसका डिफिनेशन नहीं पूछा जा रहा, सीधे इससे एग्जाम्पल पूछा जाता है कि पारदर्शी क्या होता है। तो पारदर्शी वे पदार्थ होते हैं जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, जिससे प्रकाश आर पार हो जाए वो पारदर्शी होता है। जैसे जैसे बात करें तो हवा, हवा से प्रकाश आर पार हो जाता है। साफ पानी, गंदा पानी नहीं, साफ पानी, कांच आदि, ये सब पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। और जब भी पूछेगा आपसे उदाहरण ही पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें अपारदर्शी का, तो जिससे प्रकाश आर पार न हो उसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे जैसे अपारदर्शी का बात करें तो बोर्ड अपारदर्शी होता है, पुस्तक अपारदर्शी होता है, पत्थर
अपारदर्शी होता है। अगर हम बात करें तो टेबल अपारदर्शी होता है, आदि बहुत सारा होता है। अपारदर्शी का बहुत सारा उदाहरण हो सकता है। पत्थर अपारदर्शी होता है। ये सब अपारदर्शी का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, पारभासी भी आई है। यहाँ से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनता है कि पारभासी पदार्थ निम्नलिखित में से कौन पारभासी पदार्थ है। तो पारभासी पदार्थ पहले कहते किसे हैं, तो वे पदार्थ चलिए इसको लिख देते हैं, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का जिनसे होकर प्रकाश का कुछ भाग ही गमन कर पाता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। और से देखिए, चलिए इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे पारभासी पदार्थ में तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, उसके बाद घिसा हुआ कांच। कांच को घस दीजिएगा, प्रकाश आर पार साफ साफ नहीं होगा, तो आपको आर पार की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगी। घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। चलिए, और बटर पेपर और हल्का बादल। बरसात के सीजन में हल्का हल्का बादल रहता है, फिर भी प्रकाश आर पर होता दिखता रहता है आसमान। हल्का बादल, भारी बादल नहीं, करिया बादल नहीं, उजरका बादल। हल्का बादल के बात करें तो खून भी इसका उदाहरण है। बुक में साफ साफ लिखा हुआ बुआ, खून। उसके बाद आंख का पलक। उसके बाद अगर बात करें तो आंख का पलक, ये सब। और भी एग्जाम्पल है, रंगीन प्लास्टिक। धूप में टांग दीजिए, रोशनी तो आएगा लेकिन पूरा पूरा रोशनी नहीं आएगा। रंगीन प्लास्टिक आदि, ये सब आपका पारभासी पदार्थ का उदाहरण है। गौर से देख लीजिए, बहुत पूछता है बिहार बोर्ड का सबसे वीवीआई क्वेश्चन है। यहीं से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन पारभासी पदार्थ है। 4 ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन इसमें से रहेगा, या नहीं तो पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन पारभासी पदार्थ नहीं है। चलिए गौर से देखिए। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट करते हैं। चलिए इसके बाद आ जाता है प्रकाश से ही नया टॉपिक आएगा, किरण किसे कहते हैं। किरण यानी रे। किरण किसे कहते हैं, तो किरण कहते हैं प्रकाश की गमन पथ की दिशा को। प्रकाश जिस दिशा में चलती है उसे किरण कहते हैं, यानी कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। किरण यानी रे, किरण कहते हैं। प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। जैसे गौर से देखिए दोस्तों, जैसे देखिए ये किरण है, एरो दे दिए, ये किरण का एग्जाम्पल होता है। किरण का एग्जाम्पल इस तरीके से लिखना है, किरण
यह बता रहा है कि नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ पे इसका शुरुआती बिंदु है, यहाँ पे इस दिशा में जा रहा है, तो ये है किरण। यहाँ देखिए, ये है आपका किरण। इसमें बहुत सारा किरण है, बहुत सारा किरण है। देखिए इधर से ये आ रहा है, ये आ रहा है, देखिए ये आ रहा है किरण, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये सब किरण है। ये सब क्या है? किरण है। इसे हम लोग किरण कहते हैं। चलिए, अब सवाल होता है कि किरण किसे कहते हो गया। किरण कितने प्रकार का होता है और कौन कौन? तो गौर से देखिए, किरण पुंज किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है? देखिए, अभी जो हम लोग चित्र देखे थे, किरण पुंज किसे कहते हैं? देखिए, एक रहेगा तो किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, कहते हैं। यह मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। जैसे देखिए, अगर एक है तो किरण, एक है तो किरण। यदि एक से अधिक हुआ, एक से अधिक हुआ तो वह किरण पुंज। एक रहेगा तो किरण और एक से अधिक रहेगा तो किरण पुंज। और यह मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। यदि हम पहला का बात करें तो अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। दूसरा का बात करें तो समांतर किरण पुंज। तीसरा अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तीन होता है। किरण पुंज किसे कहते थे? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। या तीन प्रकार का होता है। पहला अभिसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा अपसारी किरण पुंज। चलिए अब तीनों को एक्सप्लेन करते हैं। अभिसारी क्या होता है? गौर से देखिए, अभिसारी किरण पुंज, देखिए वैसा किरणों का समूह, यानी कि गौर से देखिए, किसी किसी एक बिंदु, किसी एक बिंदु पर मिलने वाले, मिलने वाले किरणों के समूह को, किसी एक बिंदु पर मिलने वाले किरणों के समूह को अभिसारी किरण पुंज, लिख लीजिए आप लोग, पूछता है एग्जाम में, किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए, अभी आपको समझ में आएगा। मान लीजिए यह एक बिंदु है, यह एक बिंदु है और यह बिंदु पर कहीं और से बहुत सारा किरण आ रहा है। बहुत सारा किरण किसी एक बिंदु पे क्या हो रहा है? आ रहा है। ऐसा देखने में लग रहा है
कि बहुत सारे जगहों से किरणों मिल करके और किसी एक बिंदु पे आकर के टकरा रहा है। तो इस प्रकार का जो किरण पुंज है, एक तो है नहीं, एक रहता तो किरण, एक से अधिक है तो यह किरण पुंज है। और कौन किरण पुंज है? तो अभिसारी किरण पुंज है। क्या है कि किसी एक बिंदु पर, यह बिंदु है और इस बिंदु पे बहुत सारे किरणें आकर के टकरा रहा है किसी एक बिंदु पे। इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज हम लोग अवतल दर्पण में, जो अवतल दर्पण जो होता है, इसी सिद्धांत को फॉलो करता है कि बहुत सारे प्रकाश को एक जगह रिफ्लेक्ट करके किसी एक बिंदु पे जाने देता है और जिसके कारण वहां पे आग लग जाता है। लेंस में भी आप लोग देखे होगा कि लेंस क्या करता है, बहुत सारे सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर, तो वहां भी इस नियम को फॉलो होता है कि किसी एक बिंदु पे जाकर के बहुत सारा किरण टकराता है तो वह कहलाता अभिसारी। और बहुत सारा किरण है, किरणों का समूह है, इसलिए किरण पुंज। चलिए अभिसारी समझ गया। अब हम लोग अभिसारी के बाद समांतर का बात कर लेते हैं। समांतर किरण पुंज क्या होता है? समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज क्या होता है कि एक दूसरे के बहुत सारा जो किरण होता है उस समांतर में जा रहा होता है। बहुत सारा किरण होता है जो एक दूसरे को काटता नहीं है, एक दूसरे को समांतर में गमन कर रहा है, यानी कि जा रहा है और किरणों का समूह है, इसलिए ऐसे को बोलेंगे समांतर किरण। डिफिनेशन भी है, ये एक दूसरे को समांतर गमन करने वाले किरणों के समूह को समांतर किरण पुंज कहते हैं। लिख लीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। चित्र देख लीजिए गौर से, ये कहां से आता है तो गौर से देखिए दोस्तों। जो प्रकाश बहुत ही दूर से आता है, बहुत दूर से आने वाले प्रकाश समांतर किरण पुंज कहलाता है। जैसे सूर्य से जो प्रकाश आता है पृथ्वी पे, तो सूर्य से जो निकलता है, जैसे सूर्य, मान लीजिए यहाँ सूर्य है, अगर सन है तो सन से जो प्रकाश निकलता है तो यहाँ से तो फैल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, कहीं से ओरिजिन हो रहा है। लेकिन जब यह पृथ्वी पे आता है, पृथ्वी पे आता है, आते आते यह समांतर किरण पुंज का रूप धारण कर लेता है। यानी सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है वो कैसा प्रकाश होता है? तो समांतर किरण पुंज के रूप में आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समांतर किरण पुंज के बाद अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, यहाँ क्या होगा? यहाँ एक बिंदु से फैलेगा, किसी एक बिंदु से, गौर से देखिए, किसी एक बिंदु से फैलने वाले किरणों के समूह को, किरणों के समूह को अपसारी किरण पुंज कहते हैं, गौर से देखिए। जैसे यह कोई पॉइंट है, बिंदु है, और इस बिंदु से बहुत सारा प्रकाश फैल रहा है, बहुत सारा प्रकाश फैल रहा है, इसलिए यह कहलाएगा अपसारी किरण पुंज। फैल रहा है, अपसारी मतलब प्रसार हो रहा है, फैल रहा है, इसलिए कहलाएगा अपसारी किरण पुंज। जैसे टॉर्च को देखिए, टॉर्च से एक जगह से प्रकाश बहुत जगह फैलता है, लाइट से, बल्ब से प्रकाश फैलता है, तो यह सब अपसारी किरण पुंज इस तरह के होते हैं। चलिए इसके बाद अब एक बहुत ही, अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन का जो चैप्टर था उसके अब जाकर के पहुंचे। अभी तक जो था पीछे का टेलर था, अब जाकर के हम लोग शुरू करेंगे कि चैप्टर का जो नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसे शुरू करने से पहले इसके पीछे का जो
कुछ क्वेश्चन था उसे हम लोग शुरू कर लिए। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, तो गौर से सुनिए। प्रकाश के किरणों का, प्रकाश के किरणों का किसी सतह से, प्रकाश की किरणों का किसी सतह से, किसी सतह से टकराकर, प्रकाश की किरणों का किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में, पुनः उसी माध्यम में, पुनः उसी माध्यम में लौटने को, पुनः उसी माध्यम में लौटने को, लौटने की घटना को, घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए गौर से देखिए, प्रकाश की जो किरण होती है आती है और किसी सतह से टकराती है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। जैसे सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पे आता है, टकराता है और पृथ्वी पे वायुमंडल से होकर आता है और वायुमंडल में बिखर जाता है। तो यह प्रकाश का परावर्तन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई कांच है, यहाँ पे किसी कांच को हम रखे, ऊपर भी वायु है नीचे भी वायु है और सूर्य का प्रकाश इधर से आए, सूर्य का प्रकाश आया, किसी सतह से टकराया और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में, माध्यम बोले तो हवा से आया और हवा में ही चला गया, तो यह माध्यम बदला नहीं, माध्यम उसी माध्यम में लौट गया, पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर यह कांच नहीं होता, अगर यह दर्पण नहीं होता, सॉरी दर्पण नहीं होता, कांच होता, तो यह प्रकाश की किरण आता और नीचे कोई और माध्यम होता, मान लेते नीचे पानी होता, नीचे पानी होता, तब प्रकाश की किरण आता और टकरा के वापस न लौट करके अंदर प्रवेश चला जाता। तो यह परावर्तन नहीं होता। परावर्तन होने के लिए जिस माध्यम में आया उसी माध्यम में लौट जाना चाहिए, तब जाकर के कहलाएगा प्रकाश का परावर्तन। अगर माध्यम को बदलेगा तो परावर्तन न हो करके अपवर्तन होगा, जिसे हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अगली चैप्टर जो है प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ समझ लीजिए कि प्रकाश की किरण आएगा किसी माध्यम में और टकरा के किसी सतह से और उसी माध्यम में लौट जाएगा। जैसे वायु से वायु में, पानी से पानी में, कांच से कांच में, माध्यम ना बदले तो परावर्तन है, माध्यम बदल गया तो अपवर्तन हो जाएगा। समझ गए। अब यहां से सवाल बनता है आगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। दोनों को एक नहीं समझिएगा। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, यह अलग है, और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है यह अलग है। और सबसे ज्यादा बिहार बोर्ड का पूछे जाने वाला सवाल कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं और कौन कौन, और कौन कौन। बहुत पूछा जाता है, बिहार बोर्ड का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है, इस चैप्टर से आता ही है लगभग हर साल कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है और कौन कौन। 2 नंबर में आता है। अगर आपसे सीधे पूछ लिया जाए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है तो सीधे लिख दीजिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर पूछे कौन कौन तो दोनों नियम को भी लिखना होगा। तो गौर से चलिए पहले लिख ले तो उसके बाद समझते हैं। आंसर में लिखेंगे उत्तर में कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं जो निम्न हैं। उत्तर में हम लोग
ये लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तब प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है जो निम्न है। चलिए पॉइंट नंबर पहला, आपतित किरण। अभी आपको पता चलेगा कि आपतित किरण क्या होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, ये सब क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु, सब आपको बताएंगे। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, अभिलंब क्या होता है ये सब पता चलेगा। डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, एक ही समतल बोले तो प्लेन, एक ही समतल में होता है, एक ही समतल में होता है। दूसरा, चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। दूसरा, आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। चलिए इसे चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे देखिए, यह एक हम दर्पण ले लिए, समतल दर्पण, समतल दर्पण को नीचे से कलर कर देते हैं। जब भी समतल किसी लाइन में हम इस तरीके की लाइनिंग पा रहे हैं छोटे छोटे, तो इसका मतलब है कि नीचे से कलर किया जा रहा है, यानी पेंट किया जा रहा है। यह दर्पण बनाने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए, यहाँ से कोई किरण आया, जब तक इसमें एरो ना हो नहीं पता चलेगा कि आया कि गया, एरो देना जरूरी है। और किसी सतह से टकराया और इस दिशा में चला गया, तो गौर से देखिए, ये किसी प्रकाशीय स्रोत से, जैसे मान लेते हैं सन, सूर्य से आ रहा है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, तो यह आ रहा है किसी सतह पे, इसलिए इसका नाम होगा आपतित किरण, आपतित किरण। यह किसी बिंदु पे आया, तो जिस बिंदु पे आया उस बिंदु का नाम होगा आपतन, आपतन बिंदु, जिस बिंदु पे आया उस बिंदु का नाम होगा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और टकराने के बाद वापस जाएगा उसी माध्यम में, माध्यम नहीं बदलेगा, आपतित किरण और किसी बिंदु पे आता आपतन बिंदु और उसी माध्यम में जा रहा है, जैसे कि हवा से, और हवा में ही जा रहा है, तो जा रहा है, इसलिए इसका नाम होगा परावर्तित किरण। आपतित किरण जा रहा है इसलिए परावर्तित किरण। या आपतन बिंदु पे आया, अच्छा इस पे अगर हम 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोई सीधे लंब डाल दे, लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है, लंब डाल दे, और यह जो लंब है ये कहलाएगा अभिलंब, अभिलंब। तो गौर से देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों जो है एक ही समतल में, एक ही प्लेन में, तो ये इसका पहला नियम होगा। गौर से देखिए, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, चित्र में देखे हैं, परावर्तित किरण जो जा रहा था, आपतन बिंदु जिस बिंदु पे आया था, और उस पे एक हम लोग डाले थे अभिलंब, तो वो तीनों एक ही समतल में है, तीनों क्या है, एक ही समतल में है। दूसरा, गौर से देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, इसलिए इस कोण का नाम होता है आपतन कोण, आपतन कोण। इधर देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी एक कोण बन रहा है, इस कोण का नाम होता है परावर्तन कोण। आपतित किरण से आपतन कोण, परावर्तित किरण से परावर्तन कोण।
परावर्तन कोण, इसे हम लोग छोटका आई से सूचित करते हैं, इसे छोटका आर से सूचित करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो होता है ना, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। अगर यह ठिठ्ठा है तो यह भी ठिठ्ठा रहेगा, यानी यह 30 डिग्री का अगर है तो यह भी 30 डिग्री का रहेगा, यह 45 तो यह भी 45, यह 60 तो यह भी 60 होता है। इसलिए आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यह प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। आपतन कोण समझ गया, परावर्तन कोण समझ गया। चलिए तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।